यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। इस समय जो लोग भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने नहीं भी प्रिपरेशन की है तो आपको PYQ देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है वो 2021 से शुरू ही हुआ है, यानी अभी तक सिर्फ 2 साल पेपर हुए हैं। 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है और इस बार 2023 में कंडक्ट होने जा रहा है। तो आज मैं एक ना सीरीज चलाने वाली हूँ जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे होंगे उन सारी चीज़ों को हम उन सारे ही क्वेश्चन पेपर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। कई पार्ट्स में क्वेश्चंस को ब्रेक करेंगे और उनको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ों को देखेंगे। तो आज मैं यहाँ पर ली हूँ 2021 का जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्वेश्चन 2021 का ये सेट नंबर ई है। इसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो पाली में पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? देखो, जो सोडियम क्लोराइड है ये तो सॉल्ट का है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है अगर बोला जाए कि सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है तो NaCl होता है। तो ये तो नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम CaOCl2 बोलते हैं, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का जो है एग्जाम्पल या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये तो बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा, जो कि हम खाते हैं, जिस सोडा को हम खाते हैं दैट इज बेकिंग सोडा और उसका फार्मूला होता है NaHCO3। देखो, सोडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बेकिंग सोडा हो चाहे वो वॉशिंग सोडा हो। आपको सोडा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट ये भी नहीं होगा, तो यानी आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, तो वो होता है 75%। बाकी जो 25% होता है, इसमें जो बाकी 25% होता है उसमें निकिल कॉपर चीज़ें जो है उन इम्प्योरिटीज़ को मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लश्यर होता है। वो उसमें मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लस्टर होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। तो अगर इतना ज़्यादा लस्टर होता है तो उसको ना मतलब प्योर गोल्ड से कोई भी चीज़ बनाई नहीं जा सकती। कोई भी अगर हमें आभूषण बनाना है, कोई भी ज्वेलरी बनानी है तो उसमें हमें मिक्स करना ही पड़ेगा। बिना मिक्स किए हुए ये सही तरीके से ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, कोई भी डिज़ाइन उसका नहीं बन सकता। इस वजह से इसको इम्प्योर मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो मिलाई जाती हैं। ध्यान रखना, कभी भी देखो सोने में इसकी इम्प्योरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। मे बी आप जिस ज्वेलर के पास जाते हो उसकी प्योरिटी लेवल जो है वो 75, 74%, 73% हो। कुछ ऐसे भी आपके जो है सुनार हो सकते हैं जहाँ से आप ज्वेलरी लेते हो वहाँ पर 70, 65%, मतलब सबका वेरिएशन हो सकता है। बट जब हम शुद्ध सोने की बात करते हैं या खरे सोने की बात करते हैं तो वहाँ पर 18 कैरेट सोने में 75% की जो है शुद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है। देखो, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है? तो हमें पता है कि जो खट्टी चीज़ें होती है ना वो विटामिन सी उसमें पाया जाता है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन सी की कमी से दांतों में जो पीलापन होता है या फिर ब्लीडिंग वगैरह आती हैं, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। वहीं पर जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, उसका अच्छा सोर्स होता है कैरेट। अगर हम गाजर खाते हैं तो वो उससे हमारा विटामिन ए जो है बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में B12, B14 आप बहुत सारे देख सकते हो। बी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो बेरी डिजीज़ है। बेरी डिजीज़ जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वहीं ऐसे ही अगर आप विटामिन डी की बात करेंगे, अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो वहाँ पर रिकेट्स डिजीज़ हो जाता है, जो कि हमें बोन्स में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई होती हैं, वो पतले दिखाई देते हैं, उनका पेट फुला रहता है, लेकिन उनका पेट तो निकला रहता है लेकिन बाकी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत पतले दिखाई देते हैं। तो वो होता है रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन बी से होता है ये बेरी।
और उसी के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयरन आयरन जो होता है उसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो एनीमिया हो जाता है। वैसे ही विटामिन के भी ध्यान रखना, विटामिन के से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ब्लड की क्लॉटिंग जो होता है वो विटामिन के की वजह से ही होता है। तो ये सारे ही विटामिन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पर ना लेट कर लो, एक्स है ना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। आगे 196 ऐसे ही रख दो और इक्वल 72/56, राइट। आप देखो एक्स को रूट एक्स को वैसे ही रहने दो। 196 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 14। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया तो आ गया, रूट से बाहर निकाला तो 14 हो गया, इज इक्वल टू 72/56। 72/56 इसको कैंसिल कर दो, 14 4 जा 56 एंड यहाँ से आप कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, बचेगा आपका 3 तो हो जाएगा 36 एंड 4 9 जा 32 हो जाएगा, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो 18 आ गया। अब देखो ये रूट एक्स का वैल्यू 18 है, अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ठीक है। अब दूरी कहाँ पे, देखो हवाई जहाज की गति की बिल्कुल नहीं, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को, ध्वनि का निर्वात में चली गई ध्वनि का नहीं है बल्कि प्रकाश का है, तो ये कट गया। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हाँ बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सही है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति नहीं, ये नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलो। तो ये रहा आपका √5 - √3 किसके बराबर है, √5 - √3। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, उसी को हम ध्यान में रखते हुए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी √5 - √3 अपान √5 - √3, क्योंकि जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो a - b फार्मूला आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब ये आपका मल्टीप्लाई, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो या फिर आप फार्मूला भी लगा करके कर सकते हो। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 5 का a - b का होल स्क्वायर को होता है a² + b² - 2ab। तो यही आपको फार्मूला यहाँ लगा लेना है। तो √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस b² यानी √3 का -√3 का मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा, और -2ab यानी 2 × √5 × √3 यानी हो जाएगा आपका 2 एंड 5 3 जा 15, 2√15 अपान a + b a - b, इसका स्क्वायर करोगे, a + b a - b किसका स्क्वायर होता है, a² - b² का। तो √5 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3। अब देखो 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 हो गया 8 माइनस 2√15 अपान 5 में से 3 गया तो 2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में बचेगा 15, यानी 4 - √15। देख लो कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन जो है वो सही है, 4 - √15 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 30% मूल्य घटाने पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, R = R1 + R2 + R1 × R2 अपान 100, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप जान लो। तो यहाँ पर देखो 30% घटाने पर मतलब R1 की जगह पे क्या हो गया आपका -30, 20% बढ़ जाता है तो प्लस आपका हो जाएगा 20। देखो ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, अगर आप लॉन्ग मेथड लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखो R1 यानी कि आपका -30 × R2 यानी कि 20 अपान 100, ठीक है। ये आप कैंसिल कर दो, 25 × 100 एंड 5 6 × 30 एंड 20 में से 30 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10 एंड ये 3 2 जा 6 -6, तो 10 - 6 यानी कि -10 - 6 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका -16, यानी -16% की क्या हो जाती है, घाटा उसको लगता है, -16% उसको घाटा होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कोच की उम्र, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कितने वर्ष है, 18.5। तो ऐसे सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि जगह थोड़ा सा हो जाए। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 × क्या करेंगे हम 18.5 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 4 खिलाड़ियों
कि औसत उम्र 18.5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। अब बचेगा 2 कैरी लगेगा, 4 8 ज़ा 32, 32 एंड 2 34, 4 हो गया, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, यानी कि आ गया इनका 74। ये तो रहा 4 खिलाड़ियों का, लेकिन इसमें कह रहा है 20%, अगर कोच भी आ जाता है तो 20% बढ़ जाता है, तो क्या करोगे आगे? अब इसी में आप लिख दोगे 18.5, थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप करोगे 18.5 प्लस 18.5 में 20% बढ़ गया ना, तो इंटू 20/100 कर दो, 20/100, इसको कैंसिल करो, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 आया, इसको भी काट दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बचा 3 तो हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, यानी 3.7। तो 18.5 प्लस 3.7 करोगे तो कितना आएगा? 7 5 आपका हो जाएगा 12, 1 कैरी 8 और 3, 8 3 आपका हो जाएगा 11 और 1 कैरी आपका हो गया 12 एंड ये आपका 1 था, ये आ गया 22.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.2। तो जब 20% बढ़ जाता है तो 22.2 हो जाता है। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया। अब इसमें पहले तो 4 लोग थे, अब 5 लोगों का हम निकाल लेते हैं। तो अब आप करोगे 22.2 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 22.2 इंटू 5 अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11, 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11, यानी आ गया 111। कितना आ गया? 111। अब क्योंकि पहले जो 4 लोगों का औसत था वो था 74 ईयर, लेकिन जब 5 लोग मिल जाते हैं, 1 लोग और बढ़ जाते हैं, तो इसका ईयर कितना हो गया? 111। तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, 111 माइनस 74 करना, 111 माइनस 74, तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4 7, 10 माइनस 7 3 और 1 है तो ये हो गया 0, यानी कि आपका आ गया 37, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी है, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देख लो यहाँ पे 885 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका फार्मूला बना सकते हो क्या? बिल्कुल, अगर आप फार्मूला बना लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 885 3 बार किया है, मतलब ए, अगर इसको हम ए मान ले तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, प्लस 115 भी 3 टाइम हो गया, तो ये कर दो बी क्यूब अपॉन फार्मूला में ए इंटू ए स्क्वायर, ये दिख रहे हो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और ए इंटू बी, तो ये देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हुआ है। क्या हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी को थोड़ा सा आप फार्मूले को ही सिंप्लीफाई करो। अब जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान आप कर दोगे वही जो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका ए प्लस बी, क्या बचा? केवल आपका ए प्लस बी। तो ए कितना था? 885 और बी कितना था? 115। तो ऐड कर दो 885 प्लस 115 ऐड करोगे तो 5 5 10 हो गया, बचा 1 कैरी 8 1 9 और 1 कैरी 10, 8 1 9 1 10, आपका आ जाएगा कितना? 1000। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन आ गया, दर्प का पर्यायवाची। दर्प का मतलब होता है घमंड, और स्वाभिमान का मतलब तो आत्मगौरव होगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। अहंकार बिल्कुल सही है, अहंकार का मतलब भी घमंड होता है। व्यथा मतलब दुख होता है, तो दुख तो नहीं होने वाला है, घमंड का दुख कभी भी नहीं हो सकता है। तिरस्कार जो हो गया वो अपमान है, तिरस्कार का मतलब अपमान होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को क्या बोलते हैं? मदमयी नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं मनोहर। मदमस्त जो अपने ही धुन में मस्त होता है उसको बोलते हैं मदमस्त, तो ये भी नहीं होगा। मर्मांतक जो मर्म के अंत तक जाता है, मतलब किसी चीज को अच्छे से समझता है, तो वो मर्मांतक कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मनोहर हो जाएगा। गागर में सागर भरना, आपने सुना होगा कि बिहारी लाल जी के दोहे को बोलते हैं कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। इसका क्या मतलब था? उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स की इतनी डीप मीनिंग निकाली थी ना, मतलब बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कह दी थी, यानी थोड़ी में बहुत कुछ कहना, तो ये हो जाएगा। कम बोलना तो कभी भी नहीं हो सकता, उसको तो मितभाषी आप बोल सकते हो। बहुत बोलने वाले को वाचाल हम बोलते हैं। दोहों की रचना करने वाले को आप मतलब कवि वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्षा नहीं सही है, महत्वाकांक्षा भी नहीं सही है, महत्वाकांक्षा ये भी नहीं, महत्वाकांक्षा जो है वो सही हो जाएगा, यानी 13 का सी ऑप्शन। एकल का विलोम, एकल का मतलब अकेला, तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, तो पर्याप्त भी नहीं होगा।
उपयुक्त भी नहीं होगा, बहुल हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे जो विलोम शब्द आते हैं ना, तो उसका एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से होता है वो होता है आंसर। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है इंग्लिश का पैसेज। पैसेज को पढ़ना, नेहरू वॉज अ मेनी साइड पर्सनालिटी, मेनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू जो थे, इनकी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ थी, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evil, resisting tyranny। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को जो है चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते थे। In him, the scientist and the humanist were held in a perfect balance। मतलब उनका साइंस और ह्यूमनिस्ट दोनों में ही बहुत अच्छा बैलेंस था, वो दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से इक्वली समझते थे। While he kept looking at the social problem from a scientific standpoint, he never forget that we should nourish the total man। जब वो साइंटिफिक की बात करते थे तो कभी भी ह्यूमनिज्म को नहीं भूलते थे। एंड उसी के साथ में बेनिवल्ट पावर इंटरेस्टेड मीन्स अफेयर बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिहेवियर, ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ। तो देखो, इस पैसेज को थोड़ा सा आप अच्छे से आराम से पढ़ लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू क्या एंजॉय करते थे? डूइंग ऑल दिस मच मोर, ठीक है। फाइटिंग एंड सोशल एविल्स, बिल्कुल सही है। रेसिस्टिंग टायरनी, ये भी सही है। रीडिंग राइटिंग, इन सारी ही चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन सारी ही चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। सेकंड आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पंडित नेहरू की पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है? तो पहला, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, गलत है। अभी तो हमने पढ़ा कि उनका ह्यूमनिज्म एंड साइंस में बहुत ही अच्छा बैलेंस था, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, बिल्कुल नहीं है। साइंस सुप्रीम है ऐसा वो कभी भी नहीं मानते थे, वो दोनों को ही बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे बैलेंस तरीके से रखते थे। नेक्स्ट है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, वो दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे। ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट दैन साइंस, ऐसा नहीं था, वो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से देखते थे। 17 है, मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या होगा? जिसके बहुत सारी पर्सनालिटीज हो, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो। अ कैपेबल पर्सन, बिल्कुल नहीं। अ सेक्रेटिव पर्सनालिटी, बिल्कुल नहीं। अ पर्सन हैविंग वैराइड इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है, यानी जिसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी। कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटोनिम्स हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो कि आर पार दिख जाए, जो पारदर्शी हो। ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी, पारदर्शी। तो जो पारदर्शी होता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो पारदर्शी नहीं होगा। क्लियर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्लियर तो उसका प्रोनाउंसिएशन इवन हो जा रहा है। लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब भी क्लियर ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर सिनोनिम्स होता तो हो सकता था। ऑब्वियस तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस का मतलब वास्तव में, ठीक है। ओपिक जो है, ओपिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ आर पार नहीं दिखती है उसको हम बोलते हैं ओपिक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। फेमस का सिनोनिम्स क्या है? तो स्टडी, स्टडी का मतलब दृढ़ होता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। पुअर, गरीब, कभी भी नहीं होगा। आवफुल, खराब, बहुत ही खराब, ये भी नहीं होगा। पॉपुलर, प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। फेमस का जो सिनोनिम्स होगा वो पॉपुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी के विकल्पों में शब्द का चयन कीजिए। जो पक्षी विज्ञानी होता है, यानी जो पक्षी के बारे में स्टडी करता है, वो हो जाएगा। नृ विज्ञानी का मतलब होता है कि जो मानव के बारे में स्टडी करे। देखो, अगर आपको कोई इंग्लिश हिंदी वाला ना समझ में आए तो आप अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये मैन काइंड की बात कर रहा है। इन्वायरमेंट की स्टडी करने वाले को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी पर्यावरणविद। एनिमल्स की स्टडी करने वाले को जूलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। और प्लांट की स्टडी करने वाले को बोलते हैं बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्र, ठीक है। तो ये आप साइंस की बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होता है, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन सारी चीज़ों से परिचित हो सकें, इन सिलेबस को जान सकें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ताकि वो जब एग्जाम दे तो वो इन सारी चीज़ों में डिफिकल्टी फेस ना करें, ठीक है। तो आने वाले सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट ये हमारा छोटा सा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा प्रयास, ताकि आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छा फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।